थोड़ा टाइप करने में सक्षम थे नहीं और हिंदी टाइपिंग में ज़्यादा मेहनत पड़ती है। मतलब इंग्लिश की तुलना में आप समझिए कि 2-3 गुनी ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, इसलिए जल्दबाजी में इंग्लिश में ही इसमें सारी चीज़ें टाइप की गई हैं। पंखा ये वाला बंद कर दो, ये वाला ये बंद कर दो, घर में लग रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, आप लोगों का जरूरी है। अकेले अपने लिए पंखा आपने चलवाया है और हवा पूरी मेरे ऊपर आ रही है, आपके इधर तो हवा जाएगी। चलो अच्छा, तो इसके अंतर्गत ये टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर 4 तक। मैंने आपको बता दिया स्लाइड में हर जगह केवल अंग्रेजी लिखी गई है, हिंदी में साथ के साथ लिख के बता दूँगा। लिखने का हुआ ये भी समस्या है, आपको लिखना है वो लगता है। देखो पहला सब टॉपिक एग्रीकल्चर, हेडिंग लगाओ फटाफट। एग्रीकल्चर का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग लगाइए। और इसमें जो पहला सब टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन वाला, और इंट्रोडक्शन के साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं। फीचर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज़ आप बताइए, मैं बोल के काम चला रहा या लिख दूँगा? बोल दूँ आप लोग लिख लीजिए, आपको समझ आ रहा है। जैसे इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारतीय कृषि में कौन कौन सी विशेषताएं अंतर मिली हैं, उनके ऊपर चर्चा पहले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नोट करो जरा सब। तो परिचय वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट को आप समझिएगा और साथ के साथ आप लोग नोट भी करते चलिएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा और लिखूंगा नहीं, मैं बचूंगा थोड़ा सा लिखने से, आप लोग लिखिएगा अपना। पहला पॉइंट ध्यान से देखो, ध्यान से दिख भी नहीं जाएगा। पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ये आपको कैसे पता चलेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अपने यहाँ की है, लगभग 58% के आसपास पॉपुलेशन, वो कृषि या उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। मतलब सीधे सीधे अगर कृषि में संलग्न नहीं होगी तो उससे जो भी संबद्ध गतिविधियाँ होंगी, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलाइड एक्टिविटीज, यहाँ पर शामिल है, जिससे हम लोग निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका दूसरा पहलू ये भी है, सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, जीडीपी के अंतर्गत कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित जो एलाइड एक्टिविटीज, इनका योगदान बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। आज की डेट में देखिएगा, आप लोग मुझे बताइए कितने % योगदान होता लगता? आप लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उसमें कितने सेक्टर्स पढ़ते हैं बताइए। ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत बताइए कितने सेक्टर्स पढ़ते हैं? कितने सेक्टर्स बोलते हैं? 3 सेक्टर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला वाला क्या नाम, इनके सबके बहुत सरल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। पहला वाला आपका कौन सा है? प्राइमरी। दूसरा वाला कौन सा होता है? ये सेकेंडरी होता है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं, तो इसे इंडस्ट्री सेक्टर भी बोल दिया जाता है। और तीसरा वाला कौन सा रहेगा? कौन सा होगा? तृतीयक होगा, टर्शियरी होगा, या इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि ज्योग्राफी में कहीं पर भी हम लोग सर्विस सेक्टर के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। इंडस्ट्रीज के अंतर्गत 2 मुख्य टॉपिक हम लोगों को पढ़ने थे, और दोनों मैंने आपको करवा दिए। एक तो इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या कंप्लीट करना था, मिनरल्स यानी खनिज का टॉपिक, और दूसरा इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या कंप्लीट करना था, इंडस्ट्री, और ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ये कंप्लीट हो गया। आज डिस्कशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से संबंधित। प्राइमरी सेक्टर के बारे में यहाँ पर आपको 2 टॉपिक मुख्य रूप से कंप्लीट करने हैं। एक तो सीधा सीधा क्या रहेगा, एग्रीकल्चर, और दूसरा मुख्य टॉपिक इसके अंतर्गत क्या आएगा, पशुपालन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल सही आपने बताया। इन 2 टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों को चर्चा करना है। पहला तो आपको पता है कि भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वो किस क्षेत्र के अंतर्गत इंगेज होगी, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और सेकंड में यहाँ पर क्या लिखा गया कि इसका जीडीपी में एक महत्वपूर्ण रोल है, और कितना रोल होगा, तो अगर इस क्षेत्र की हम लोग बातचीत करें तो इसका वर्तमान समय में जो रोल होगा ये लगभग होगा 17.66% के आसपास होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि जीडीपी का एक क्रूशियल हिस्सा यहाँ से भी आता है। इन 2 पॉइंट से एक चीज़ और समझी जा सकती है कि एग्रीकल्चर का भारत में महत्व क्या होगा। भाई कृषि प्रधान, ये तो चीज़ आप समझ पा रहे हैं,
लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि एग्रीकल्चर भारत में किस लिए महत्वपूर्ण है, तो ऊपर के 2 बिंदुओं के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा ऐसा करो, साथ के साथ नोट भी कर देते हैं क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। लिखो जब हेडिंग लगाई थी क्या कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, लिख लिया था, पहला लिखो। देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, थोड़ा स्पीड में लिखिए, कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ब्राइटेड में चाहूँ तो आप लिखिए, और 58% मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें 55 से लेकर 60 के बीच में कोई भी डाटा दिया हो सकता है, ठीक है ना। क्या लिखो, अधिकांश जनसंख्या, ब्राइटेड लिखो, लगभग 58%, ब्राइटेड लिखो लगभग 58%, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। आगे क्या लिखा था, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या, लिखो कृषि, ब्रैकेट के अंदर कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्र, या तो कृषि के क्षेत्र में सीधे सीधे संलग्न, या तो क्या होगा उससे संबंधित जो एलाइड एक्टिविटी, यानी कृषि से संबंधित जो संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित है। क्या आगे चल रही लिख लिया आपने, ये अधिकांश जनसंख्या या तो कृषि या उससे संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत नियोजित है। आगे लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, कृषि का, और जब हम लोग कृषि की बातचीत करें तो ये शब्द अपने मन से आपको सोच लेना, उससे संबद्ध जितनी भी गतिविधियाँ होंगी, ठीक है। देखो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान, और ब्रैकेट में लिखिएगा जीडीपी का, और जीडीपी का कितना आपको लिखना है, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीपी का 17.66%, जीडीपी का 17.66%, नोट कर लिया। और सेक्टर्स के अगर हम लोग बातचीत करें, जैसे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ये योगदान कितना होगा, सेकेंडरी का पूछ रहा है और वही बताना है आपको, कितना होगा 27.62% के आसपास होगा। और जो आपका सर्विस सेक्टर होगा इसका योगदान सबसे ज़्यादा है, आप सभी को पता है 54.72% के आसपास। तीनों क्षेत्रों का आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग बेरोजगारी के कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करिएगा, गरीबी बेरोजगारी जो ये इकोनॉमिक्स जब मेंस का आप पढ़िएगा उसमें पहला टॉपिक आपका यही रहेगा। वहाँ पर आप पढ़िएगा कि भारत में बेरोजगारी है और उसके कई कारण, उसका एक मुख्य कारण ये भी होगा कि भारत में जीडीपी का मुख्य हिस्सा कहाँ से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। यानी तीनों सेक्टर्स की अगर हम लोग तुलना करें तो भारत में सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ है, सर्विस सेक्टर का विकास हुआ है। और सर्विस सेक्टर के साथ एक समस्या ये होती है कि इसमें कड़ियाँ जो होती हैं जो बिल्कुल नाम मात्र की होती है। कड़ियों का मतलब जो यहाँ पर लिंकेज होगा, वो मैंने लिंकेज लिखा है, आपको शायद समझ आ रहा होगा। लिंकेज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लिया मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और ये आपको पता है सर्विस सेक्टर का काम कर रहा हूँ, तो यही तो होगा, एक प्रकार की सेवा दे रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा ये कौन से टाइप की सेवा है, इसमें तो तकलीफ हो रही है, क्योंकि सेवा में तो मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं, ये भी एक तरीके की यहाँ पर सेवा चल रही है। तो ये हम लोग किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब जो टीचर्स होते हैं सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। अब आप मुझे बताइएगा लिंक फाउंड करिएगा तो यहाँ पर आपको कौन सा लिंक मिलेगा। मैं एक अपना देसी बोर्ड लगा लेता हूँ, चाहूँ इस टाइप का, और अगर रुपया पैसा है तो इस टाइप का बोर्ड लगा सकता हूँ और एक मार्कर लेके आराम से यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं होगा और मेरा काम धंधा बहुत आराम से चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए, अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो कम से कम 50 पार्टी यहाँ पर कनेक्टेड हो जाती है, होती कि नहीं होती भाई। आप ही समझिए, जैसे मैंने एक ब्रेड फैक्ट्री यहाँ पर खोली तो उसमें क्या होगा, पीछे की जो कड़ियाँ जैसे किसान वाला वर्ग होगा वो सब हो जाएगा, वहाँ पर तकनीकी दक्षता प्रदान करने वाले वो सब जुड़ जाएंगे। इसके अलावा सर्विस प्रदान करने वाले जैसे इंश्योरेंस वाला जुड़ेगा, हमें फंडिंग करने वाला जुड़ेगा। उसके बाद जब सेल करने जाएंगे तो और कड़ियाँ इससे जुड़ जाएंगी, होगा कि नहीं होगा। यानी इंडस्ट्री के सेक्टर में कई एक कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, जब किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है तो वो कई एक चरणों में होता है। ये आपने पढ़ा होगा कहाँ, तो जब लोग जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं जीडीपी की कैलकुलेशन पे कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जीवीए मेथड को यूज़ करते हैं। और जीवीए की कैलकुलेशन भी हम लोग जानते हैं कि दो तरीके के मूल्यों पर की जाती है, एक तो डायनेमिक होते हैं और दूसरे स्टैटिक होते हैं। और भारत में आपको पता है स्टैटिक वाला जीवीए का मेथड अपनाया गया।
इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी जीडीए जीडीपी की कैलकुलेशन होती है तो हम लोग आधार वर्ष जो बेसिस ईयर होता है उसे कंसीडर यहाँ पर करते हैं। और जीवीए के अंतर्गत क्या रहता है, इसमें यही चीज़ दिखाई जाती है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन जितने चरणों में हुआ है उनके बीच में जो भी मूल्य का स्तर बढ़ा है उसे हम लोग जीडीपी के अंतर्गत काउंट करेंगे। भाई जीवीए का मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, यानी उत्पादन के क्रम में जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हुआ है उस वैल्यू एडिशन को हम लोग जीवीए के अंतर्गत काउंट करके जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। यही तो इसमें होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा कड़ियाँ जुड़ती हैं और ज़्यादा कड़ियाँ जुड़ने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा रोजगार पैदा होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चाइना के अंतर्गत देखिएगा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेकेंडरी वाला जो क्षेत्र है इसका ज़्यादा विकास हो गया है, इसीलिए वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या इतने बड़े पैमाने पर नहीं। आप लोग समझ पा रहे हैं, मतलब वो तो और आप चीज़ें वहाँ पर करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा था कि मतलब बताइए क्या लिखा था, मतलब पूरा आज यूपीएससी फॉर्म की लास्ट डेट है, मतलब आज लोग फोन कर रहे हैं और उसमें समस्या आ रही है इस बार फॉर्म भरने में कई लोगों को, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल मांगी गई है। आप लोग उस डिटेल को अच्छे से भरिए और जो डिटेल आपको नहीं पता है उसे गलत नहीं भरना, उसे छोड़ देना है। हो सकता है आप में से कई लोग फॉर्म को ही ना समझ पाए। जैसे स्टार्टिंग में जो 10 एंट्रीज खुलती हैं, जो बड़ा सा फॉर्म खुल के आता है वो मेन आपका यूपीएससी का फॉर्म नहीं है। आपको पता है ओटीआर को इस बार एडिटेबल किया गया था, तो जो स्टार्टिंग में फॉर्म आपको भरते हैं वो ओटीआर की इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर आप चाहो तो उसे स्किप कर दीजिए और सबमिट करने के बाद एक नया फॉर्म आपको सेकेंड पेज का भरना है, वो आपका यूपीएससी का फॉर्म है। कहीं पर इन्फॉर्मेशन गलत आपको नहीं देना है, आप भले ही उसको अगर मतलब मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको लगे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भरवाई जा रही है और छोटी छोटी चीज़ें भरवाई जा रही हैं, जैसे हॉबी तक पहले ही भरवा रहे हैं, जैसे मेंस का डीएफ फॉर्म जो होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप समझिए पहले से ही आप दे रहे हैं, तो काफ़ी डिटेल वहाँ पर है। और एक और मतलब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जो 10% का जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को, कहा गया कि भाई अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें यूपीएससी में जिस प्रकार से आयु सीमा में और अटेम्प्ट में छूट मिलती है उस कैटेगरी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर दिया जाए। और ये मांग जो है बहुत तेज़ी से उठेगी 2-3 दिन के बाद, मतलब आज तो मतलब उन्होंने ऐसा बोला है। और ऐसा विवाद क्यों उठा, क्योंकि आपको पता है वहाँ की सरकार के द्वारा ही जो उनका स्थानीय अभी जो टीचिंग का एग्ज़ाम था वहाँ पर ईडब्ल्यूएस को इस प्रकार की आरक्षण की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। तो कोर्ट ने यही हवाला दिया कि भाई जब एक एग्ज़ाम में हो सकता है तो फिर हर जगह वही प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन का प्रावधान तो हर जगह सेम ही होना चाहिए। तो अब हो सकता है कि आगे 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिल जाए और 6 की जगह 9 अटेम्प्ट मिल जाए जनरल कैटेगरी वालों। आज की डेट में ऐसा नहीं है, तो कई लोग खुश हो रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी ऐसा है ना, जस्ट हाई कोर्ट ने बोला है, कहने का मतलब ये मुद्दा उठेगा आगे चलकर। तो चलो अब हम लोग आगे नोट करते हैं, सेंटेंस अपना पूरा करिए और आगे बढ़िए। योगदान और नहीं लिखना, आपको ब्रैकेट में लिखना कि जीडीपी का कितने % होगा, बिल्कुल से 17.66%। आगे लिखो, भारत की कृषि मुख्य रूप से सबसिस्टेंस यहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, जीविकोपार्जन। यहाँ पर क्या लिखा है, जीविकोपार्जन, ये एक ही साथ शब्द है। देखो भारत की कृषि मुख्य रूप से जीविकोपार्जी है। जीविकोपार्जी का मतलब क्या होगा, भारत में कृषि मुख्य रूप से कमाई करने के लिए ज़्यादातर मात्रा में की ही नहीं जाती है। बस लोग ये चाहते हैं कि हमें आटा दाल खरीदना न पड़े, चावल हमारा घर में हो जाए और थोड़ा बहुत अगर 2-4 कुंटल बच जाता है तो उसे हम लोग बेच भी देंगे। भाई ऐसे तो होता है, मुख्य रूप से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े बड़े किसान हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो अपना ट्रॉली ट्रक भर के ले भी जाते हैं मंडी में, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आप देखिएगा तो क्या होगा, कृषि जो होगी वो जीविकोपार्जी स्तर की भारत की बैठ जाएगी। भारतीय कृषि की ये भी एक यूनिक विशेषता है और इससे संबंधित चीज़ें भी आगे भी आएंगी। इस वाले पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भारत में अपनाई गई है। अपनाई क्या गई है, मजबूरी में है और उसकी मजबूरियाँ आगे आप समझिएगा। दूसरा लिखो जरा, भारत में मुख्यतः ऐसी फसलों को ज़्यादा उपजाया जाता है
जिनसे हमें या जिनका प्रयोग हो खाद्यान्न के रूप में करते हैं। जिनका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? खाद्यान्न के रूप में, मतलब खाने के लिए करते हैं। आप अपने आसपास ही देखिएगा, मैक्सिमम इसी प्रकार की फसलें आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। और उसका मुख्य कारण क्या होगा? पहला वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ की कृषि पद्धति किस प्रकार की है कि भाई हमारा बस खाना खर्चा चलता है और बस इसीलिए हम लोग कृषि करेंगे। धनवान बनने के लिए यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, इसीलिए फूड आइटम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि और कुछ खेत में हो ना, वो धान गेहूँ तो होना ही चाहिए, है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि धान तो बाहर हम बाद में खरीद लेंगे, इस बार कुछ अलग फसल मतलब पिपरमेंट को डाल देते हैं और वहाँ से हमें ज़्यादा रुपया प्राप्त होगा तो धान मतलब जो चावल होगा उसको खरीद के खा लेंगे। ऐसा किसान कभी नहीं सोचता है, वो पहले धान बोएगा, पिपरमेंट के बाद में बहुत बाद में सोचेगा। अगला जरा पॉइंट नोट करो, देखो जरा भारत में ये जोत के आकार के ऊपर टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, भूमि सुधार के अंतर्गत, हालांकि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो इसे इकोनॉमिक्स के लिए छोड़ा भी जा सकता है। लिखो जरा, देखो भारत में जोतों का आकार छोटा है। जोत जानते हैं, जो मतलब लैंड होल्डिंग साइज होता है उसे जोत कहते हैं। भारत में जोत का आकार छोटा है, और अगर जोत का आकार छोटा होगा तब आपको पता है ऊपर वाले दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ करें भी आप कोई ऐसी फसल पैदा ही नहीं कर पाइएगा जहाँ से आपकी मंशा हो। भाई 1 बीघा में कोई ये मंशा थोड़ी रखेगा कि हम बहुत बड़े अनिल अंबानी या धनवान बन जाएंगे, उसमें तो यही जो भी मिल जाए उतने बहुत है, बात खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या लिखा था? स्मॉल होल्डिंग का यहाँ पर एक कारण भी दिया गया है। भारत में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है तो एक ही खेत का जो टुकड़ा होता है वो फ्रेगमेंट होता चला जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। एक व्यक्ति था 5 बीघे की जमीन थी, आगे 5 पुत्र हो गए, 1-1 बीघा बची। अब उनके पता चला और 2-2, 3-3 हो गए, तो 1 बीघा भी नहीं बचा और टुकड़े हो गए। ये समस्या है। हाँ, वो भी मतलब, लेकिन मुख्य विशेषता क्या है? खरीदने वाली है ये वाली। भाई अपने आस ही पास देखिएगा कि आपके गांव में कितने लोगों के पास 100 बीघा खेत है, कितने लोगों के पास 50 बीघा, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे 100 बीघा वाले। 10 बीघे, 5 बीघे, 25 बीघे, 20 बीघे, ऐसे लोग ज़्यादा आपके गाँव में। आपकी मुख्य जो विशेषता है वो लिखनी है, ऊपर से नीचे तक जो भी चीज़ लिखी हर एक चीज़ के अपवाद में, लेकिन मुख्य विशेषताओं के ऊपर केवल फोकस करना। अगला देखो, भारत में मुख्यतः मिश्रित कृषि व्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित कृषि व्यवस्था को अपनाया गया है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर को यहाँ पर अपनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो एग्रीकल्चर की क्रॉप होगी वो तो हम लोग करेंगे ही, और इसके साथ यहाँ पर क्या रहेगा? लिखो जरा, पशुपालन, लाइव स्टॉक, या इसके साथ आप क्या कर सकते हैं जैसे पोल्ट्री, कुछ भी हो सकता है, आप नोट कर लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एग्रीकल्चर तो आप करते ही रहेंगे, उसके साथ साथ आपको क्या करना है? पशुपालन करना है, मुर्गी पालन करना है, कुछ भी आप कर लीजिए, या जैसे फिशरीज आप कर लीजिए, मतलब मछलियों को साथ में आप रखना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या चलता है? मिक्स्ड एग्रीकल्चर का सिस्टम चलता है। अगली विशेषता आप नोट करिए, देखो भारतीय कृषि है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना, तो फिर साइड हो जाता है। आज आपने साइट में बिजी हो गई है मोबाइल में, आप में से किसी को छूटा तो नहीं है? यहाँ से जाके तुरंत ही बैठ जाना, रात तक हो सकता है आपका हो जाए, वरना बहुत कम पॉसिबिलिटी। आगे लिखो जरा, भारतीय उद्योगों से, भारतीय कृषि से विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। ये भी कृषि व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है कि कई जगह आप देखिएगा, मतलब अपने क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम लोगों ने बातचीत की थी एक बार जब वर्ल्ड मैपिंग कर रहे थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी थी?
कौन से टाइप की क्लाइमेट पढ़ते समय इसका चित्र आया था? हाँ, भूमध्य सागरीय जलवायु। वहाँ की मुख्य विशेषता क्या होती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे फ्रूट्स की खेती होती है कि उन पर आधारित उस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हो जाता है। वो फ्रूट्स मुख्य रूप से कैसे होते हैं? जो सिट्रस फ्रूट के होते हैं, मतलब जो खट्टे रसदार फल की श्रेणी से आते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फ्रांस का क्षेत्र देखा था, वहाँ पर इस प्रकार की खेती बड़े पैमाने पर होती है। और वहाँ पर कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है? तो उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब उत्पादन किया जाता है, जो कि फूड प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट होता है। यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से जो कच्चा माल आता है वो भी कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है? तो कृषि से ही हम लोग प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही बताइए। अगला देखो जरा, लिखो जरा, भारतीय कृषि। ये सेंटेंस कई बार पूछा जा चुका है, गैम्बल ऑफ मानसून। लिखो जरा, लिखो, भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। मुख्यतः मानसून पर आधारित है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से किस पर आधारित होगी? मानसून पर आधारित है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार मानसून जब कमजोर पड़ जाता है तो उस साल फसलों का उत्पादन भी गिर जाता है। और अगर मानसून में तीव्रता रहती है, मानसून का मतलब मानसूनी पवन। भाई मानसून का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा कि ये एक प्रकार की क्षेत्रीय पवन है जो कि क्लाइमेटिक इफेक्ट पैदा करती है भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत। बिल्कुल। अगर मानसून तीव्र रहता है तो भारत में वर्षा वगैरह अच्छी खासी होती है और यहाँ पर कृषि का उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसीलिए माना जाता है कि भारतीय कृषि का मुख्य आधार क्या होगा? मानसून हो जाएगा। और कल जब हम लोग इरिगेशन के ऊपर बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि भारतीय कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? वो वर्षा है। कल हम लोगों ने इरिगेशन सिंचाई के साधन में वर्षा की बातचीत की थी। और वर्षा किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। इसीलिए भारतीय कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? ये एक जुआ है। और ये जुआ किसको आधार बनाकर कहा गया है? मानसून। मानसून कैसा होगा इससे डिसाइड होगा कि आपके यहाँ वर्षा कैसी होगी, और उस वर्षा से डिसाइड होगा कि भारत में उत्पादन कैसा होगा कृषि के क्षेत्र में। इसलिए योजना आयोग का एक सेंटेंस है जिसे आपको याद रखना है। तो योजना आयोग ने भारतीय कृषि को क्या कहा है? गैम्बल ऑफ मानसून, यानी मानसून का जुआ कहा है। मैं आपको नोट करवाता हूँ, क्या लिखा था? मानसून पर आधारित है। आगे लिखो, इसी कारण योजना आयोग शहीद हो चुका है। आप सभी को पता है, दिवंगत हो चुका है 1 जनवरी 2015 को। आज की डेट में तो नहीं किया है, कोई बात नहीं। इसी कारण योजना आयोग ने कहा था कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ, गैम्बल ऑफ मानसून। भारतीय कृषि मानसून का जुआ, आपके सामने देखो लिखा हुआ है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ। आगे लिखो, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखो, अगला क्या लिखा हुआ? लो एग्रो इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पर हम लोग इनपुट सोर्सेज के ऊपर बातचीत करेंगे। इसका मतलब क्या है? भारत में जो भी कृषि की जाती है, अभी तक आपने एक निष्कर्ष ये निकाला होगा कि उत्पादकता काफी कम आ रही है और उसके कई कारण हैं। एक मुख्य कारण ये भी होगा कि यहाँ पर लो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों को डिसाइड करता है, ये अभी अगली स्लाइड में आ जाएगा। तो लिखो जरा, भारतीय कृषि, ये भी एक प्रमुख विशेषता है। किसान बहुत ज़्यादा लगाना ही नहीं चाहता है। देखो, भारतीय कृषि में देखो, इनपुट को हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे लिखो सीधा, इनपुट शब्द भी हटा दो। भारतीय कृषि में लिखो, किसान के द्वारा कम मात्रा में धन निवेश किया जाता है। कम मात्रा में धन जो होगा वो क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, नॉन मैकेनाइज्ड है, यानी तकनीकों का यहाँ पर कम प्रयोग किया जाता है। देखो, भारतीय कृषि व्यवस्था के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों, हालांकि तकनीक तो हल भी अपने आप में तकनीक है, उसका तो प्रयोग होता है, लेकिन जो बिल्कुल लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है। कल जैसे आपको एक सिंचाई में बताई थी कि एक किसान है वो अपना आईपैड लेके खड़ा हुआ है और ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है और उसके खेत में सिंचाई का कार्य चल रहा है। मतलब इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपने देखा होगा कि जो बड़ा किसान होता है वो अपना एक मतलब चॉपर टाइप का रहता है, मतलब एक हेलीकॉप्टर टाइप का, और उससे खेतों में छिड़काव करता हुआ चला जाता है।
लेकिन ऐसा भारत में चाह कर भी अपनाया भी नहीं जा सकता। 1 बीघे का खेत है, हेलीकॉप्टर लेके गए, जब तक ऊपर पहुँचा पड़ोसी का खेत आ गया तो छिड़काव वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। तो लिखो भारतीय के अंतर्गत लिखो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कम है। ऐसा भी नहीं लिखना कि कतई पिछड़ा है, कुछ जानते ही नहीं, कम प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कम है। आगे लिखो इसके स्थान पर परंपरागत रूप का मतलब जो पहले से ही चली आ रही है, परंपरागत रूप से उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। रूप से उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। अब हल बैल जो नहीं चलता था, बैल वाला, वो तो मुझे लग रहा है कहीं पर यूज नहीं होता होगा। नहीं मैंने तो काफ़ी टाइम से नहीं, अब नहीं होता। अब तो बैल सब गायब है। हाँ, और अगर होता है तो फिर आप समझिए कि भारतीय कृषि व्यवस्था में ये पॉइंट कितना ज़्यादा वैलिड होगा। हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा, वहाँ बनमाली पढ़िएगा और कालीबंगन पढ़िएगा, दोनों जगह से हल्के इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये व्यवस्था तब भी थी और आप समझिए कि 5000 वर्ष बाद आज भी वही चीज़ यूज करते हैं। तो आधुनिकीकरण कम हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे। अगला जरा लिखो कृषि से संबद्ध अगला पॉइंट जहाँ पर लिखा गया है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों लिंकेज यहाँ पर बहुत ही कम है। अब ये लिंकेज क्या होंगे, इनके ऊपर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। देखो जरा कृषि से संबंधित लिखो पश्चिमगामी तथा पूर्वगामी। पश्चिमगामी का मतलब जो बाद वाली और पूर्वगामी का मतलब जो उससे पहले की होगी। अब ये क्या होती है, अभी हम लोग इनपुट आउटपुट के साथ देखेंगे। एक का संबंध इनपुट से और एक का आउटपुट से, वो आगे आ जाएगा। पश्चिमगामी तथा पूर्वगामी कड़ियाँ लिखो कमजोर है, ये कड़ियाँ कमजोर है, ये कड़ियाँ काफ़ी मतलब कमजोर है। ये कड़ियाँ क्या होती है अभी आप समझ जाइएगा। आगे लिखो भारत में इन कड़ियों का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, पुअर एग्रो इंफ्रा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर से संबंधित है ये बहुत ही कमजोर है, और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों से संबंधित हो जाएगा। नोट करो इसको। देखो भारत में कृषि अवसंरचना का आधुनिकीकरण कृषि अवसंरचना का आधुनिकीकरण तथा विकास अभी तक अवसंरचना का आधुनिकीकरण तथा विकास अभी तक नहीं हो पाया है। डेवलपिंग फेज में इसका मतलब। आगे लिखो पश्चिमगामी से संबंधित एक और एग्जांपल दिया गया है। लिखो कई कृषिगत क्षेत्रों में जहां पर कृषि कार्य किया जाता है, कई कृषिगत क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऐसे लिखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास नहीं किया गया है। आपके क्षेत्र में मान लिया आलू बहुत ज़्यादा होता है और लेस का यहाँ पर कल एक प्लांट पड़ जाए तो इस क्षेत्र में आलू की कीमत ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और किसान जो होंगे अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत आश्वस्त भी हो जाएंगे। ये भी नहीं उन्हें स्टोरेज करना या इधर उधर लेके भागना, कुछ नहीं करना है, वो तुरंत ही कंपनी को भेजेंगे। और जहाँ पर इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, मैक्सिमम मामलों में आपको पता होगा इस प्रकार की कंपनियां किसानों के साथ या उस क्षेत्र के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और वो आपको बताएंगे कि कौन सी वैरायटी का आलू आपको अपने खेत में बोना है, सेम आलू आपको बोना है। टेक्नोलॉजी और परिवहन वगैरह वो खुद से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको केवल खेत में आलू का उत्पादन करना और खेत से ही कंपनी जाके उठा देगी। अगर इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर हो तो इससे उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सब का निष्कर्ष क्या होगा कि भारत में कृषि के क्षेत्र में आदमी लो प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। इन सब का निचोड़ जो है वो लास्ट वाला पॉइंट है। आगे देखो फलता का मतलब परिणाम स्वरूप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो जिस सीक्वेंस में है वैसे ही आपको देखना है। कौन ज़्यादा बड़ी विशेषता है वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और निष्कर्ष तक स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट को कहीं पर आप निकाल दो। जैसे ये पॉइंट्स लिखे तो ऐसा नहीं कि इनको उठा के आप ऊपर कर देंगे, वरना फिर ये वाला पॉइंट जो है वो स्किप हो जाएगा।
क्योंकि इन दोनों का संबंध किससे होगा, वो इसी से होगा। तो इसी हिसाब से आपको अरेंज करके इसमें देखिए। देखो परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि की उत्पादकता कम है। भारतीय कृषि की उत्पादकता जो है वो कम है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अगर विकसित देशों से आप तुलना करिएगा तो फिर काफ़ी कम हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उत्पादन टोटल जो है वो आपको कई बार भारत में अधिक लगता होगा, लेकिन पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो भारत की बहुत ही कम है, और हम लोगों को उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मतलब टोटल प्रोडक्शन अलग की चीज़ होती है और पर हेक्टेयर के हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी होगी वो अलग की चीज़ होती है। तो उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी भारत की जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। आगे लिखो जरा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखा था कि मतलब उत्पादन जो है काफ़ी कम है। आगे लिखो जिससे किसानों की आय काफ़ी कम है। उत्पादन ही कम है तो इससे किसानों की आय यहाँ पर क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। इसी के चलते भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ एक टारगेट रखे गए हैं, और ये टारगेट इन रूप से कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट यही होगा कि जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा के हम लोगों को क्या करना है, हाई प्रोडक्टिविटी करना है। हाई प्रोडक्टिविटी को करना क्यों करना है, ताकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र को प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक बनाया जा सके। भाई हाई प्रोडक्टिविटी करने का मतलब क्या होगा, ताकि इस क्षेत्र को पहले की तुलना में ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को अप्लाई करते समय इस वाले पॉइंट को कतई नहीं भूलना है। अधिक उत्पादकता के चक्कर में आपको ऐसा नहीं कि किसी ऐसी कृषि पद्धति को अपना लेना है जिसमें इनिशियल लेवल पर बड़े पैमाने पर उत्पादन मिले, लेकिन आगे की पीढ़ियों के लिए उत्पादन की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाए। यानी आपको किस ओर बढ़ना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना है, सतत कृषि पद्धति की तरफ बढ़ना है। सतत कृषि पद्धति का मतलब क्या हो जाएगा, जो उत्पादन आज आपको प्राप्त हो रहा है इसी प्रकार का उत्पादन भविष्य में भी प्राप्त होता रहे। संसाधनों को इस प्रकार से हम लोगों को मैनेज करना है। भाई अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्स आप मैनेज कर लीजिएगा, इनिशियल लेवल पर जो प्रोडक्शन होगा वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर आगे के लिए क्या होगा। जैसे पंजाब के क्षेत्र में हरित क्रांति को अपनाया गया, उन्होंने जितने रिसोर्स वहाँ पर उपलब्ध थे उनका बड़े पैमाने पर दोहन किया, लेकिन आज देखिए पहले की तुलना में उत्पादन घटा है कि नहीं घटा। उनकी भूमि लगातार बंजर होती चली जा रही थी, और ऐसे ही चलता रहा तो फिर 100 साल बाद वहाँ पर क्या होगा, 200 साल बाद क्या होगा। यानी हम लोगों को फोकस क्या रखना है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि एकदम से आंधी दौड़ में भागे और उत्पादन आज की डेट में कर लिया, फिर आज से 100 साल बाद वो क्षेत्र पूरी तरीके से खराब हो गया, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं बचे। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि इरिगेशन का एक साधन ट्यूबवेल भी है। अब आप उत्पादन अधिक करने के चक्कर में सिंचाई बहुत भर के करना शुरू कर दिया, नहीं जरूरत तब भी लगे पड़ रहे एकदम से, तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्राउंड लेवल वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा, और जब आपके पास सिंचाई के लिए जल ही नहीं होगा फिर भविष्य में क्या करिए। और वो इतनी जल्दी थोड़ी ना स्टोर हो जाता है, उसके लिए तो टाइम चाहिए। भाई जल के पुनर्भरण के लिए एक टाइम चाहिए, और उतना टाइम अगर प्रकृति को आप नहीं दीजिएगा, जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि पूरा विश्व लगभग क्लीन बनने की तरफ अग्रसर हो गया था, हर जगह का इन्वायरमेंट साफ होना स्टार्ट हो गया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को एक मौका दे दिया। सारे वाहन सब पूरा चक्का जाम है, शहर में कोई दिख ही नहीं रहा, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो प्रकृति ने अपने आप को रिट्रीव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपना पुनर्भरण उसने करना शुरू कर दिया। तो प्रकृति के पास पर्याप्त मौका भी होना चाहिए। तो मेन टारगेट हम लोगों का क्या है कि कृषि को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। इसके लिए क्या बता रहे, दोबारा ना आए वो बेहतर है। उसमें मतलब क्या मजा है उसमें, आपको मेरी जानकारी ये बता। देखो ये तो वही बात हुई, मतलब नहीं कि सुधरेंगे लेकिन निगेटिव तरीके से सुधरेंगे। जब इतना रियलाइज हो ही गया है तो अपने आप ही कुछ ऐसे कदम उठा लीजिए जिससे ये समस्याएं भविष्य में ना पैदा हो। लेकिन उसके लिए क्या है कि कोरोना आए, हजारों लोगों को मारे, चक्का जाम करे, तभी सुधरेंगे। ये तो वजह है। हालांकि कोरोना का जो पहला फेज था उसमें लोगों ने बहुत इंजॉय किया। पहले लॉकडाउन, चाय पकौड़ी समोसा घर में, रामायण महाभारत सब एकदम से चलने दो, फिर बाद में सब परेशान हो गया। नहीं गाँव में हुआ होगा, नहीं गाँव में एंजॉय करें। चलो तो ये यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हो गया कि भारतीय कृषि पद्धति की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ नहीं होता है तो मैं आपको काफ़ी कम। आगे लिखो, इसके लिए सरकार के द्वारा
इसके लिए सरकार के द्वारा कई योजनाओं, गवर्नमेंट की स्कीम्स है। जैसे एक बड़ी स्कीम है KCC, बढ़िया स्कीम, भाई सस्ते रेट पर आप लोन ले लीजिए और खेती में अपने इनपुट को बढ़ा दीजिए। कोई यूरिया नहीं पड़ पा रहा है, बीज खरीदने का रुपया, तो वहाँ पर 3-4% जो भी रहता है उसका 4% का है, तो बहुत बढ़िया। अभी प्राइवेट में लोन लीजिएगा वो 15% पे देंगे और ब्याज इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि आप समझ नहीं पाइएगा, वो आपको लगेगा कि 40-50% के हिसाब से चलेगा, तो उनकी कैलकुलेशन ऐसी होती है, तो वो पता नहीं कौन हिसाब से लगाते हैं। लिखो, सरकार के द्वारा कई योजनाएं जारी की गई, कई योजनाएं जारी की गई। इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, कृषि क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं जारी की गई है। देखो, जिनसे कृषि उत्पादन को बढ़ाकर, किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके, ठीक है ना। तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं, और इस टॉपिक का इंट्रो ये है, तो इससे भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा होगा, ठीक है ना। अब आगे अगली हेडिंग आप लगाइए। मैंने आपको क्या अभी बताया कि भारत सरकार का मुख्य टारगेट क्या है, या किसान का मुख्य टारगेट क्या होगा इंडिविजुअल लेवल पर, क्या है, उत्पादन को बढ़ाना, ये मुख्य कारण। अब हम लोग यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि ये उत्पादक शब्द जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। उत्पादक शब्द का मतलब क्या है, ध्यान से आप देखिए। अगली जरा हेडिंग लगाइए, कृषि उत्पादकता, एक बड़ी सी हेडिंग है। फॉरेन कंट्रीज के अंतर्गत इसे एग्रीकल्चर एफिशिएंसी कहा जाता है, और भारत में इसे हम लोग कृषि उत्पादकता के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को हिंदी में क्या लिख देना है, कृषि उत्पादकता, लिखा कि नहीं, कृषि उत्पादकता, नोट कर लिया, हो गया। आपका स्वास्थ्य सही है, कुछ लग रहा है गड़बड़ है कुछ, ध्यान रखो, वायरल चले ना चले, मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत जरूर खराब होगी, ये आप समझ लो। तो इस समय जो है ध्यान रखिए, और तबीयत खराब हो जाएगी एक बार बहाना ना पड़ने का हो जाएगा। देखो क्या लिखा था, कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता क्या होती है, कृषि उत्पादकता को समझने से पहले यहाँ पर देखो एक शब्द दिया गया है, एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी कृषि तंत्र। ये चीज़ क्या होती है, कृषि तंत्र क्या होता है, कृषि तंत्र को हम लोगों को समझना है, और कृषि तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को क्या समझना है, इसका वास्तव में प्रक्रम क्या होता है। और कृषि तंत्र के प्रक्रम का मतलब जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर का मतलब ये कि कृषि कार्य संपन्न होता है तो इसके लिए मुख्य रूप से चरण कितने होते हैं, इसका मतलब ये होगा। प्रोसीजर का मतलब तो यही होता है कि कोई चीज़ अपने रॉ फॉर्म से बिल्कुल फिनिश तक पहुंच रही है, मतलब अंतिम उत्पाद तक पहुंच रही है, उसके बीच में क्या प्रक्रिया रहती है, इसे तो हम लोग प्रक्रम के अंतर्गत शामिल करेंगे। ऐसे कृषि में होता है भाई, जो गेहूँ हम लोगों को एकदम से दिखता है वो ऐसा थोड़ी ना एकदम से आ गया, वहाँ पर एक प्रोसीजर उसका रहता है, एक प्रक्रम रहता है। इस प्रक्रम को हम लोग समझते हैं, और इस प्रक्रम को समझिएगा, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ जाएगा, एग्रीकल्चर सिस्टम। और एग्रीकल्चर सिस्टम को समझ लीजिएगा तो इसे समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखो, फाइनल टारगेट हम लोगों को क्या समझना है, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को समझना है। इसके लिए क्या समझना जरूरी है, एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कृषि तंत्र क्या होता है, और कृषि तंत्र को कैसे समझेंगे, एक प्रोसेस या प्रक्रम के माध्यम से समझना है। तो हेडिंग आपने क्या लगाई, कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता ये बहुत सरल है, जैसे ये प्रोसीजर आपने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि जो कंप्यूटर होता है वो कार्य कैसे करता है। तो उसमें आपको पता है हम लोग एक डाटा देते हैं कंप्यूटर को। डाटा का मतलब क्या होता है, सूचनाओं का आप समझिए एक असंगठित टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये रॉ फॉर्म होता है। रॉ फॉर्म का मतलब ये कि इस डाटा के आधार पर आप किसी भी निष्कर्ष पर सहजता के साथ नहीं पहुँच पाइए। कंप्यूटर को आपने दे दिया, अब कंप्यूटर क्या करेगा, अपने विभिन्न भागों के माध्यम से इसके ऊपर प्रोसेस करता है कि नहीं करता। कंप्यूटर के कई एक भाग होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एक सीपीयू पार्ट होता है, सीपीयू के अंतर्गत भी आपने पढ़ा होगा जैसे एएलयू एक उसका पार्ट होता है, जो एनालिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करता है। तो कोई भी इनपुट दीजिएगा, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, सीपीयू के द्वारा। ये डिब्बा जो होता है ये सीपीयू नहीं होता है, ये तो नहीं लग रहा आपको ये डिब्बा सीपीयू होता है, ये कैबिनेट होता है, बॉक्स होता है इसका।
इस डिब्बे के अंदर एक बड़ा सा आप देखिएगा सर्किट बोर्ड लगा रहता है, उस पर बहुत छोटी छोटी चिप लगी रहती है। उसके ऊपर आप देखिएगा इस प्रकार की इतनी ही बड़ी चिप लगी रहती है, इसे हम लोग CPU कहते हैं। तो CPU आपको पता है एक प्रकार की चिप होती है जो इस प्रकार की चीज़ों को परफॉर्म करती है। प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पर एक आउटपुट प्राप्त होता है, जिसे आउटपुट के किसी भी उपकरण के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपना आउटपुट उपकरण क्या जगह है, मॉनिटर। ये क्या है, अरे आउटपुट है, क्या हो जाएगा, हाँ सर तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, आउटपुट। और आउटपुट के अंतर्गत क्या हुआ कि जो आपने डाटा दिया था यानी रॉ फॉर्म की सूचना दी थी, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन यानी वास्तविक सूचना के अंतर्गत तब्दील हो गई है। अब इससे आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हो। ये आपको समझ आ रहा है इसमें क्या हुआ भाई, कुछ आपने इनपुट दिया, उसको प्रोसेस किया गया और फिर आपको कुछ आउटपुट मिल गया। बिल्कुल सेम चीज़ कृषि में लागू होती है, बिल्कुल सेम सिस्टम है, इसमें आपको कुछ अलग नहीं समझना है। जैसे यहाँ पर आपने इनपुट दिया था और इनपुट के रूप में यहाँ पर आपने क्या दी थी, कुछ डाटा दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर आपको इनपुट देना है और इनपुट में यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करिए, कुछ आपके पास धन होगा, अमाउंट होगा, उसे आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट किन चीज़ों में करिएगा, सबसे पहले तो भूमि में इन्वेस्ट करिएगा, जो सीड्स होगा उसमें इन्वेस्ट करिएगा, फर्टिलाइजर है, इरीगेशन है, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही इन सब में हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, इसका यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगा। और प्रोसेस ध्यान रखिएगा ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किस प्रकार का किया है। प्रोसेस के अंतर्गत क्या शामिल होता है, ध्यान रखिएगा जो कृषि कार्य आरंभ होने की व्यवस्था है, मतलब बीज की रोपाई से लेकर उसकी कटाई तक के जितने भी चरण होते हैं वो सब प्रोसेस के अंतर्गत शामिल होते हैं। आप समझिए कि यहाँ पर आपने तैयारी कर ली है, आपके पास रुपया है और सारे संसाधन आपने जुटा दिए, एक बोरी भर के आपके सीड रखा हुआ है, फर्टिलाइजर रखा हुआ है, आपने खेत में कनेक्शन भी करवा लिया है, ट्यूबवेल वगैरह भी लगवा लिया है, आपके पास अतिरिक्त इमरजेंसी के लिए फंड भी है, लेबर भी बढ़िया है और आपने भूमि भी एक्वायर कर ली है। इसके अलावा आपके पास नॉलेज भी है, किसी भी खेती को करिएगा तो नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब 2 किलो बीज बढ़ना था और कहा बोरी पलटो ज़्यादा बढ़िया उत्पादन मिलेगा, पूरा बीज ही सड़ जाएगा। या अगर प्रॉपर बीज के बीच में सीडिंग के टाइम में दूरी नहीं होगी तो फिर वो उस हिसाब से ग्रो ही नहीं करेगा। तो भले ही एक बोरी डाल दे तो उत्पादकता के लेवल पर आप देखिएगा तो बिल्कुल शून्य ही साबित होगा। और दूसरा यहाँ पर जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे खेत की ढाल वो भी तो इसमें मैटर करेगी, इसीलिए आप देखिएगा खेत को पहले हम लोग बराबर करवाते हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं। उस क्षेत्र में जो कृषि कार्य आप करने जा रहे हैं क्या उस प्रकार की ऊष्मा वहाँ पर प्राप्त हो रही थी, कुछ ऐसी कृषि होगी जो कि ठंडे क्षेत्रों में हो सकती हैं और कुछ गर्म क्षेत्र में होगी। ऐसा थोड़ी ना कि क्लाइमेट आपने देखा ही नहीं और हम तो ये वाली बोलते हैं तो वहाँ पर वो उगेगी ही नहीं, ये चीज़ भी आपको। दूसरा कृषि के हिसाब से जियोग्राफिकल फैक्टर के अंतर्गत आपको रेनफॉल देखना पड़ेगा कि वहाँ पर उस हिसाब की वर्षा वगैरह हो रही कि नहीं हो रही। इसी तरीके से उसी प्रकार का इंसुलेशन जो सूर्य तक होता है वो वहाँ पर प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो ये सभी ऐसी चीज़ें जो आप समझिए कि कृषि कार्य आरंभ करने से पहले से, और इन्हें हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, इनपुट के अंतर्गत रखते हैं। और ये सारी चीज़ें एक्वायर हम लोग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत करते हैं। तो जिसे वास्तव में कंप्यूटर के संदर्भ में आपने इनपुट बोला था, इसी चरण को यहाँ पर नाम क्या दिया जाएगा, इसे निवेश चरण कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट का चरण कहा जाता है। दूसरे चरण के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या होगा, बीज की रोपाई आप खेत में कर दीजिएगा, उसके बाद उसमें जो भी छिड़काव होता है, सिंचाई होता है, निराई गुड़ाई होता है, कटाई होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और आउटपुट के रूप में यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रोडक्ट का उत्पादन आपने करना चाहा होगा या जो फसल होगी, भाई प्रोडक्ट भी हो सकता है। अपने एग्जाम्पल में आप मुर्गी पालन को ले लीजिए तो वहाँ पर बाद में फसल नहीं बनती है, प्रोडक्ट आपको अंडा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे गेहूँ का फोटो है, आप समझिए कि यहाँ पर क्रॉप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो फाइनल वाला आउटपुट फेज होगा यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको अंतिम उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। ये 3 मुख्य चरण होते हैं, मैं भी आपको नोट करवा दूँगा, नोट कर दो। अच्छा यहाँ तक नोट कर दो तो मैं भी भूल जाऊँगा। क्या लिखा था बताओ, हाँ देखो उससे पहले एक हेडिंग लगाओ ये वाली, तो यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग लगा देगा कृषि तंत्र। कृषि तंत्र अभी उत्पादकता के ऊपर आएंगे, पहले कृषि तंत्र को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। लिखो लिखो लिखो, भारत में कृषि व्यवस्था भी, कृषि व्यवस्था भारत के पूरे विश्व में यही होता है, मतलब इनपुट देंगे प्रोसेस होगा और ये मिलेगा भारत में। देखो भारत में कृषि व्यवस्था एक
प्रक्रम जो सामने लिखा हुआ है दिख रहा है, प्रोसेस के आगे ब्रैकेट में प्रक्रम, इतने हिंदी टाइप कर पा रहे देखो, क्योंकि ये शब्द मैं भी भूल जाता हूँ। प्रोसेस प्रक्रम के रूप में, प्रक्रम के रूप में कार्य करते हैं, प्रक्रम के रूप में कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत 3 मुख्य चरण हैं। जिसके अंतर्गत आप मुझे बताइए कितने मुख्य चरण होंगे? 3 मुख्य चरण। बिल्कुल सही आपने बताया, बहुत बढ़िया। पहला जो चरण होगा इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लिखिएगा, इनपुट नहीं आपको करना है, ये इधर यहाँ पर दिया गया है। पहला लिखिएगा आगत चरण, आगत चरण, आगत चरण। और आगत जो है ये किसके लिए लिखा गया है? इनपुट को हम लोग आगत कहते हैं, आगत चरण। अब देखो हिंदी और ज़्यादा जटिल है, आगत आप नहीं समझ पाइएगा, कुछ लोगों को लगेगा मतलब कुछ होगा अपना संस्कार प्रथा वगैरह कैसे नारियल नारियल तोड़ा जाता हो, वही आगत कहते हैं। क्या लिखा आपने? आगत चरण। देखो इसे निवेश चरण के नाम से भी जाना जाता है, इसे निवेश चरण के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये सब डायग्राम 2-3 बार आपके सामने आएंगे। इसे निवेश चरण के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसके अंतर्गत किसान के द्वारा, इसके अंतर्गत किसान के द्वारा अपनी पूंजी का निवेश लिखो। एक चीज़ यहाँ पर कई लोगों को लग रहा होगा कि जब पूंजी का निवेश करें तो पूंजी का निवेश पूंजी में कैसे हो जाएगा? क्या हो? हाँ, किसान के द्वारा अपनी पूंजी का निवेश, थोड़ा स्पीड में लिखा, पूंजी का निवेश लिखो। बीज उर्वरक, मैं भी देख के लिखूँगा। बीज उर्वरक, आगे लिखो। ऊर्जा आगे लिखो जरा। सिंचाई, श्रम तथा भूमि आदि में किया जाता है, ये समझ लो आपकी टेस्ट सीरीज वाली बात हो गई कि यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आप तैयार हो रहे हैं, ये कृषि कार्य करने से पहले की तैयारी है। टेस्ट सीरीज में यही तो करते हैं, ये परीक्षा हल से पहले जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन से ब्रांड का पेन जो है वो बढ़िया हमारे हाथों से राइटिंग दे रहा है या स्मूथ लिखता है। कई लोग इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। अब इनसे बंद करवाइए, बताइए इनकी अनुमति लो पहले। चलो ठीक है, बंद हो जाएगा, आप बंद करो, आगे आ जाओ। यही होता है। तो नोट कर दिया, ये पहला चरण हो जाएगा। लिखो दूसरा चरण लिखो। इसे परिक्रिया चरण के नाम से जाना जाता है, परिक्रिया चरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो CPU के माध्यम से प्रोसेस करेगा, तो वहाँ पर क्या है, वो खेत में उत्पादन की संपूर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी, के नाम से जाना जाता है। आगे लिखो। इसके अंतर्गत बुवाई नहीं आती है, सीडिंग बहुनी है, ठीक है, ये सब लिखना नहीं आता, वरना एग्जामिनर कहेगा कि ये इतना हमने बेकारी पढ़ ली है, और क्या, जब इसकी कॉपी नहीं समझ पा रहे हैं तब तो बेकारी है। वो भी सोचे अब जो है हो सकता है नया सिलेबस के सब नए शब्द जोड़ेंगे हम, तो अपराहनी ये सब पढ़ानी नहीं आपको करना। देखो क्या लिखा था, इसके अंतर्गत बुआई, कॉमा, छिड़काव, सिंचाई, इरिगेशन, निराई, फीडिंग बोलते हैं, निराई बड़ा यहाँ वही चीज़, वही निराई, खुरपी वगैरह लेके नहीं घास साफ करते हैं, वही वाला करते हैं। हाँ, क्या लिखा था, फीडिंग मतलब निराई लिखो, तथा
तथा कटाई कटाई आदि को शामिल किया जाता है। कटाई आदि को शामिल किया जाता है। कटाई आदि को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि फसल आपके खेत में तैयार खड़ी है, इस फेज तक तैयार खड़ी का मतलब कट गई है, यहाँ तक के क्षेत्र को हम लोग शामिल करते हैं। आगे लिखो लिखो 2 चरण आपके होगा। लिखो अंतिम चरण अंतिम चरण के अंतर्गत, ये तीसरा मतलब फेज। अंतिम चरण के अंतर्गत लिखो, अंतिम चरण के अंतर्गत लिखो अंतिम उत्पाद या वस्तु को प्राप्त कर लिया जाता है। अंतिम उत्पाद या अंतिम वस्तु को प्राप्त कर लिया जाता है। ये तो बहुत सरल है। कटाई तक का प्रोसीजर वहां पर हो गया। अब उसमें से जो भी आपको प्रोडक्शन प्राप्त करना है, जैसे यहाँ पर आप समझिए कटाई तक का वहां पर हो गया। अब गेहूं को जिस भी प्रक्रिया से आप प्राप्त कर लेते हैं, जहां पर आपको गेहूं प्राप्त हो जाता है, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब अंतिम उत्पाद जो भी वहां पर संभव हो। चाय की कृषि कर रहे हो तो फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद जो आपको उत्पाद प्राप्त हो जाए, वहाँ पर हम लोग कौन सी चीज़ को शामिल करेंगे, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट का मतलब आप समझिए कि उसका रिजल्टेंट क्या रहा, मतलब भाई फाइनल चीज़। जैसे यहाँ पर किसान देखिए बिल्कुल साफ सुथरा गेहूँ हाथ पे रख के खड़ा, यही तो इसका अंतिम उत्पाद होगा, अपना जो भी मतलब गेहूँ का यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा जो इमेज है उसमें कोई और फसल खड़ी है, ये मुझे कुछ और लग रहा है। जो भी हो मतलब अपना गेहूँ प्राप्त हो गया, बोया कुछ भी हो लेकिन गेहूँ मिल रहा है। तो अंतिम उत्पाद जो भी आपको प्राप्त हो जाए वही सब क्या हो जाएगा, वो आपका तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं पर आकर जो कृषि से संबंधित प्रक्रम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। भारत में जो कृषि व्यवस्था है इन 3 चरणों के अंतर्गत ही काम करती है। कुछ आप उसमें इनपुट डालते हैं, इनपुट के बाद खेत में उसका प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस कैसे होता है, जैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर आपने जुताई के लिए इन्वेस्टमेंट कम किया है तो हल बैल वाला सिस्टम अपना लीजिए, और बढ़िया अगर रुपया है तो अपना ट्रैक्टर लेके वहाँ पे चलवा दीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था रही होगी। जैसा बीज आपने खरीदा होगा उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर प्रोसेस कर लीजिए, वही बीज डाल दीजिए। समझ रहे हैं, ये वाला चरण उस पर डिपेंड करता है। और बाद में आपको यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर देखो, फिर बातचीत ना करो, यहाँ पर हम लोगों को क्या कंप्लीट करना था कि एग्रीकल्चर एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी होती क्या है। इसके लिए 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि कृषि तंत्र क्या होता है, और कृषि तंत्र को समझने के लिए हम लोगों ने क्या समझा कि कृषि व्यवस्था भारत में कार्य कैसे करती है, यानी उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है। अब आपको वही चीज़ देखनी है जो स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे। देखो ध्यान से, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इसमें 2 चीज़ें आपको जाननी है। मैंने आपको बताया था ये जो एफिशिएंसी टर्म है ये भारत में प्रॉब्लम हुई है, इसे फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा जो विकसित देश हैं उसमें इस चीज़ को अपनाया जाता है। ये चीज़ आप समझ भी पाइएगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप नोट करो थोड़ा, लिखो जरा। हाँ, और इसमें आप यही लिखिए एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। और इसे कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, एग्री आउटपुट और एग्री, यानी एग्रीकल्चर में कितने आपने आउटपुट प्राप्त किए हैं उसको भाग कर देना है किससे, ये यहाँ पर निशान जो है ये डिवाइडेड बाई है, उसको भाग करना है एग्रीकल्चर इनपुट से। आप सही से लिखो, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी इज इक्वल टू एग्री आउटपुट डिवाइडेड बाई एग्री इनपुट, ऐसे नोट कर लीजिए। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत में जो कृषि व्यवस्था है इसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के अंतर्गत एक विशेषता मैंने आपको, और इस पॉइंट को वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा, भारत में जो मुख्य कृषि व्यवस्था डेवलप हुई है वो इस प्रकार की है कि यहाँ पर मनुष्य अपने जीविका के लिए या जीविका निर्वाहन के लिए कृषि कार्य ज़्यादा करता है। हम लोगों ने क्या लिखा था कि ये जीविकोपार्जी टाइप की कृषि होती है, जो यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग दिया गया है, मतलब एग्रीकल्चर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको केवल जीविका निर्वाह करने के लिए ही कृषि कार्य करना होगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया था, जीविकोपार्जी प्रकार की कृषि कहा गया था। जीविकोपार्जी का मतलब ये कि जो भी उत्पादन प्राप्त होगा उसे मुख्य रूप से अपने परिवार में ही नियोजित करना है, मतलब खाने पीने में ही उड़ा देना, और थोड़ा बहुत अगर बचता है, थोड़ा बहुत बचने का मतलब उसे हम लोग कमाई का मुख्य जरिया लेना है, वो तो हल्के फुल्के कामों में आप नियोजित कर सकते हैं।
उससे ये नहीं कि हमारे घर में 1-2 कमरे बनने थे तो वो बना लिए, तो इतना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आज की डेट में उसमें भी पता चला 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं, है कि नहीं? पायल भी कहाँ ले पाइएगा, 98,000 चांदी 6-7 हज़ार रखी है, शादी होने से पहले कर ले लेना, और फिर इधर उधर जो है भागोगे 6-7 हज़ार का 2-3 बार डबल करना पड़ेगा। अरे वाह, तो मतलब किफ़ायती हो, तो मुख्य कृषि है क्या चलो, तो कृषि व्यवस्था कैसे जीविकोपार्जी प्रकार की है। इस कृषि व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य चीज़ें जो होती हैं उसमें एक तो ध्यान रखिएगा, जो उत्पादन प्राप्त होता है, जो भी उत्पादन प्राप्त होगा उसका स्वयं प्रयोग किया जाता है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। उत्पादन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा, आउटपुट का मतलब जो अंतिम फसल प्राप्त होगी उसका प्रयोग मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों के द्वारा ही कर लिया जाएगा। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इस प्रकार के उत्पाद या आउटपुट का क्या यहाँ पर कोई इवेल्युएशन किया जाएगा, आप ये कहिएगा आज आपने 2 किलो गेहूँ के बराबर आटा खाया, इसका मतलब आप 100 रुपये का आटा खा रहे और इतना आलू खा रहे हैं, और फिर डायरी में लेके सबका मैनुअल बना रहे हो महीने के हिसाब से, ऐसा कहीं पर चलता है? यानी ये एक ऐसा आउटपुट आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ जिसका इवेल्युएशन या मूल्यांकन हम लोग नहीं करते। ये तो आउटपुट के स्तर पर एक बात हो गई। इसी तरीके से इनपुट के स्तर पर आप देखिए, इस प्रकार की कृषि व्यवस्था की जब कभी इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को अपनाया जाता है तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो भी संसाधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो परिवार से ही आते हैं। जैसे अगर आपको 10 लेबर की आवश्यकता पड़ी तो मैक्सिमम चांस यही होंगे कि वो परिवार के कोई न कोई सदस्य ही, तो बाहर से भी हम लोग फायर कर लेते हैं। देखो, अपवादों को लेकर मत चलिएगा, आप कहेगा कि हमारे यहाँ तो ऐसी कृषि होती है लेकिन हमको सदैव लेबर करते हैं, भैया आप करते हो, जो मुख्य बात है उसके ऊपर आपको सोचना है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो श्रम का नियोजन होगा, लेबर होगा, ये लेबर आपको कहाँ से प्राप्त होगा, ये भी घर से ही प्राप्त हो जाएगा अपने आप से। और क्या इस प्रकार के लेबर को आप इवेल्युएट करिएगा या इसका मूल्यांकन करिएगा, एक सप्ताह के बाद हिसाब होगा कि हमने तो 5 दिन खेत में काम किया, 4 दिनों के हिसाब से 2,000 रुपये बने और वो हमारे निकालिए, या जब गेहूँ तैयार होगा फिर उसमें से 5 बोरी हमारा अलग कर दीजिएगा क्योंकि इतने दिन हम लोगों ने खेतों में काम किया। ऐसा तो कहीं पर नहीं होता है। एक चीज़ आप क्या समझ पा रहे हैं कि ना तो यहाँ पर आउटपुट के स्तर पर कोई इवेल्युएशन की प्रक्रिया उपलब्ध है और ना ही इनपुट के स्तर पर यहाँ पर इवेल्युएशन की कोई प्रक्रिया उपलब्ध है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, फॉर्मूले के अंतर्गत क्या दिया गया है, एग्रीकल्चर के आउटपुट को आपको किससे भाग करना है, एग्रीकल्चर के इनपुट से। अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जब भारत में एग्रीकल्चर इस प्रकार की डेवलप हुई है, कौन सी है, सब सिस्टम्स टाइप की एग्रीकल्चर है, इसके अंतर्गत ना तो इनपुट का आउटपुट सही से बता सकते हो और ना ही आप आउटपुट के अंतर्गत मूल्यांकन कर सकते हो। इनपुट आउटपुट दोनों की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसका मतलब इस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग करके भारत में कभी भी उत्पादकता को कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बताइए अच्छा किसके किसके समझ में, इसमें तो बहुत सरल है। कितना कुल लागत है ये आउटपुट मतलब कितना। आप मुझे ये बताओ कि ये इनपुट आउटपुट साथ, अरे कोई बात नहीं, दूसरे को नहीं बताना चाहिए, हम अपनी बात करें, हम नहीं कर रहे हैं तो बीच में बातें हो रहे हैं। अपनी बात सामने कराना, देखो 2-4 मिनट का समय बचा होगा। अरे आप एथिक्स 4th पेपर के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ते हैं, अपने विचारों को कैसे नियोजित करना है, अपने जो भी आवेग हो उन्हें कैसे नियोजित करना है। हाँ हाँ बताओ, सुना लीजिए आप। अच्छा हो सकता है ध्यान इधर उधर हो गया हो, समझ रहे हैं आपके इमोशन। चलो अच्छा कोई बात, फिर हम दोबारा बताएंगे। मैंने आपको पूरा बता दिया इजी शब्दों में, इससे सरल इसमें कुछ है नहीं। चलो आप आगे बढ़ो, नोट करो क्या लिखा था। हाँ आपने नोट कर लिया, एग्री आउटपुट डिवाइडेड बाई एग्री इनपुट, ठीक है। और आपने
ये एक चीज़ क्या देखा कि भारत में इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और उसके मैंने मुख्य कारण आपको क्या बताया, सबसे मुख्य कारण यही है कि भारत में जीविकोपार्जी प्रकार की कृषि को अपनाया गया है, जिसमें ना तो इनपुट के स्तर पर और ना ही आउटपुट के स्तर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में हम लोगों ने इनपुट कितना लगाया और उससे आउटपुट हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। अब दूसरा जो है जो भारत में प्रचलित है उसे आपको देखना है। देखो जरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो भारत में बहुत सरल फार्मूला निकाल दिया गया है इसका। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भारत के संदर्भ में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? आज आप बहुत लेट है क्या बात? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भारत में निकालने का तरीका बहुत सरल है। आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, टोटल उत्पादन कितना हुआ है और कितने क्षेत्रफल में ये उत्पादन हुआ है। यानी आपको ऊपर की साइड ये डिवाइडेड बाई का यहाँ पर निशान है, कुल उत्पादन को लिख लीजिए और उसमें किसका भाग लगा लीजिए, एरिया का। भारत में जो वेट की यूनिट हम लोग लेते हैं कृषि मेजरमेंट के अंतर्गत वो क्विंटल लिया जाता है, और इसी तरीके से एरिया की यूनिट यहाँ पर क्या लेते हैं, हेक्टेयर को लेते हैं। इसीलिए आपने लिखा हुआ देखा होगा कि भारत में उत्पादन को किसमें हम लोग मानते हैं, क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखा था आपको नोट क्या करना उसमें लिख, ये तो यूनिट आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब पहला वाला सिस्टम भारत में वो व्यवहारिक है नहीं, हालांकि वो ज़्यादा टेक्निकल है, ज़्यादा सही है, लेकिन उस प्रकार का भारत में अपनाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये सबसे सरल सिस्टम हम लोगों ने अपनाया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। चलो अब आगे अगला लिखो। भारत में अगली हेडिंग लगाओ, भारत में कृषि उत्पादकता वाले पैटर्न को हम क्या कहेंगे, हाँ प्रतिरूप बिल्कुल सही है। भारत में कृषि उत्पादकता के प्रतिरूप, आगे लिखो क्षेत्रीय विविधता के आधार पर भारत में इसके तीन प्रतिरूप पाए जाते हैं। इसमें पहला एक प्रतिरूप आपको ऐसे क्षेत्र में मिलेगा जहाँ की उत्पादकता कैसी होगी, हाई प्रोडक्टिविटी। देखो उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र, हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज, यानी यहाँ की उत्पादकता क्या है। देखो पूरा सिस्टमेटिक है, पहले आपने उत्पादकता को समझ लिया कि उत्पादकता चीज़ क्या होती है, वही मतलब कितना वेट आपको और कितने एरिया में पैदा हो रहा है। और वेट को हम लोग यहाँ पर क्विंटल में लिखेंगे और एरिया को हेक्टेयर में, यानी क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देखेंगे। तो पहला एरिया यहाँ पर कौन सा आपका रहेगा, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, यानी क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी वहाँ की अधिक होगी। ऐसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से सबसे पहले क्या करना होगा, हाई इन्वेस्टमेंट होगा। आप याद करो कि कृषि प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से की जाती है, बताओ। कृषि प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है वो इनपुट फेज से होती है, और इनपुट फेज को ही मैंने आपको बताया था कि आगत चरण को ही निवेश चरण के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कृषि प्रक्रिया आरंभ करने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। और अगर ये तैयारी आपकी बेहतरीन है तभी आप कृषि प्रक्रिया को अच्छा बना सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या रहेगी, अगर किसी क्षेत्र में हाई प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब उस क्षेत्र में हाई इन्वेस्टमेंट होगा। और हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, इरिगेशन की बढ़िया व्यवस्था होगी, सिंचाई की, बीज आपने अच्छी क्वालिटी का डाला होगा, लेबर आपने और आधुनिक जो मशीनें वगैरह होंगी उनका प्रयोग किया होगा। मतलब हर एक स्तर पर आपने एहतियात बरता होगा, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध होगा। दूसरा इसी के नीचे लिखो, ऐसे क्षेत्र भारत में मुख्य रूप से कौन से हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी समझिए कि हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, बल्कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। टोटल उत्पादन की हम लोग बातचीत यहाँ पर नहीं कर रहे, वरना आप कहीं इसमें कई क्षेत्र छूटे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया है। लिखो जरा, क्या लिखा था, हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज, ये पहला हो गया। लिखो इसके अंदर लिखो ऐसे क्षेत्रों में उच्च निवेश किया जाता है।
उच्च निवेश किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि उच्च निवेश कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि डिटेल में वहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं। मैं निवेश कहाँ पर करेंगे वो पहले आपको करवा दूँ। निवेश किया जाता है, लिखो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, और डैश देकर आप लिखो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और एक कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन। फटाफट लिखो ताकि ये इतना कंप्लीट हो जाए, जो 4 सब टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा लिखो गुड पोटेंशियल एरियाज। पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता। लिखो अच्छी क्षमता, अच्छी क्षमता वाले क्षेत्र। इसका यहाँ पर मतलब क्या होगा, देखो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की उत्पादन क्षमता अच्छी है, उत्पादन क्षमता यहाँ की अच्छी है, लेकिन विभिन्न कारणों से यहाँ पर उत्पादन अच्छा नहीं है, उत्पादन अच्छा नहीं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके यहाँ पर उत्पादन को अच्छा किया जा सकता है, उत्पादन को अच्छा किया जा सकता है। ये ऐसे क्षेत्र हो गए, यानी यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है कृषि कार्य करने के लिए, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण यहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है। उन कमियों को आइडेंटिफाई करिए, दूर करिए और उत्पादन को यहाँ पर अच्छा कर लीजिए। यानी यहाँ पर पोटेंशियल पूरा है कि उत्पादन अधिक हो सकता है। लिखो ना क्या लिखा था, गुड पोटेंशियल एरियाज। लिखो इसके अंदर यह ऐसे क्षेत्र हैं, या ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अधिक उत्पादन प्राप्त करने, ऐसे करने अधिक उत्पादन प्राप्त करने ये लिखते हैं उनका बीच में अगर नया सब्जेक्ट होगा तो वो अपना ऐड कर दिया। उत्पादन प्राप्त करने की सारी संभावनाएं विद्यमान है, परंतु विभिन्न कारणों से उत्पादन प्राप्त नहीं हो सका है, आगे देखो इन कमियों की पहचान करो, बहुत मतलब नॉमिनल टाइप की कमियां पहचान कर, इन्हें दूर करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक भारत में क्षेत्र देखिए जो निम्न गंगा का मैदान है, इससे पहले देख लो जो गुड पोटेंशियल एरियाज है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अच्छी भूमि भी देखने को मिलेगी, अच्छी वर्षा भी देखने को मिलेगी, सस्ता लेबर भी देखने को मिलेगा और अच्छी यहाँ पर जलवायु भी देखने को मिल जाएगी, यानी सारी क्षमताएं होंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाता है। जैसे लोअर गंगेटिक प्लेन आपके सामने लिखा गया है, जो निम्न गंगा का मैदान है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता है भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वर्षा बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, सस्ता लेबर है क्योंकि यूपी बिहार का क्षेत्र आता है, और यहाँ की क्लाइमेट भी एकदम से सामान्य है, बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंडी भी नहीं होगी। फिर इस क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादकता के हिसाब से, अब ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ पर कृषि होती नहीं है या उत्पादन कम होता है, उत्पादन बढ़िया होता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होगी, और उसका मुख्य कारण क्या होगा, जल भराव की समस्या यहाँ पर रहती है, फ्लड की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तो इस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। नोट करो क्या लिखा था, मतलब कमी जो होगी उसको दूर कर दीजिए और उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। आगे लिखो जैसे निम्न गंगा का मैदान तथा पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, ऐसे करके पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश। अगली एक हेडिंग लगा, अभी एक छूट गया क्या इसमें, हाँ एक छूट गया। देखो निम्न उत्पादकता के क्षेत्र ये कौन से होंगे, यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए जो भी सुविधाएं हैं या जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन रिसोर्सेज का ही अभाव होता है। देखो इस वाले क्षेत्र में ऐसा कोई अभाव नहीं था,
कुछ कंडीशन के कारण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वास्तव में ऐसा अभाव ही होगा। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है वहाँ पर आपको अच्छी मिट्टी ही ना मिले, तो चाह कर भी उस क्षेत्र में उत्पादकता को आप नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, जैसे वहाँ पर पता चला वर्षा नहीं हो रही है या बहुत ही कम हो रही है, हालांकि इन सबके सल्यूशन है वो आप आगे देखिएगा भूमि सुधार के अंदर। दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे उस क्षेत्र की जलवायु जो है वो कृषि के अनुकूल नहीं है, वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी सूखा पड़ता है। डिफ़िकल्ट टेरेंस है। डिफ़िकल्ट टेरेंस का मतलब क्या होगा, जैसे जो स्लॉपी एरिया होते हैं, आप समझिए कि कोई प्रायद्वीपीय पठारी टाइप का क्षेत्र है या कोई पर्वतीय क्षेत्र है। टेरेन का मतलब इसी प्रकार के जो रीजन होते हैं, या आप समझिए कोई एक मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ का लैंडफॉर्म ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ की वर्षा वगैरह आप देखिए, सूखे की कंडीशन है, डेजर्ट की कंडीशन है। इन परिस्थितियों के चलते यहाँ पर उत्पादकता बहुत कम है कि नहीं भाई। अब इन सबके सल्यूशन है, ऐसा मत सोचिएगा कि इनका यहाँ पर कोई सल्यूशन नहीं है। जैसे बैड सॉइल का भी भाई, उसमें जो पोषक तत्व वगैरह कम हो उनको भी आप देख लीजिए। हाँ देखो, मैं आपको बैड सॉइल के सल्यूशन बताता हूँ। इसके दो सल्यूशन हैं, एक तो आप सॉइल के स्तर पर कर लीजिए और दूसरा आप रिसर्च के स्तर पर कर लीजिए। कुछ ऐसी प्रजातियों का ही विकास कर लीजिए जो इस प्रकार की मिट्टियों के लिए अनुकूल बन जाए, ये भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ये चीज़ अभी आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में जो कृषि है उसकी उत्पादकता को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो बढ़ाया यही जाएगा, ये जितनी भी कमियां मैंने आपको बताई उन सबको दूर करना है, और ये कमियां हम लोग अनुसंधान के स्तर पर दूर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जैसे अभी यहाँ पर ड्रॉट वाली समस्या है, तो ड्रॉट वाली समस्या के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, या जो यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सुधारिए, पानी को टंकियों में रखिए, और फिर वहाँ पर जो आधुनिक तकनीकें कल हम लोगों ने पढ़ी थी सिंचाई की, उन्हें अपना लीजिए। आधुनिक तकनीक का मतलब, जैसे हम लोगों ने एक रेन गन का कॉन्सेप्ट कल देखा था कि रेन गन चीज़ क्या होती है, इसी तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम कल मैंने आपको दिखाया था, या वो एक कौन सा था ड्रिप सिस्टम, जो टपक सिंचाई की पद्धति थी, बिल्कुल सही आपने बताया। तो इन सब का प्रयोग करके आप सूखे की समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, जैसे आपको पता है वर्तमान में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो चली रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है भाई, यही तो है कि जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ से पानी को डाइवर्ट करिए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर सूखा ज़्यादा आता है, तो दोनों क्षेत्रों में पानी को आप मैनेज कर लीजिएगा और इस समस्या से बच जाइएगा। चलो अच्छा, आगे आप क्या लिखा था आपने कि मतलब लिखो देखो, यह ऐसे क्षेत्र हैं, यह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्थानीय दशाओं के चलते उत्पादकता अत्यधिक कम है। आगे लिखो, इसके अंतर्गत देखो, खराब भूमि या खराब मृदा, कृषि कर रहे हैं तो भूमि की जगह मृदा आप लिखिए, खराब मृदा लिखो। इसके अंतर्गत क्या लिखा था, खराब मृदा लिखो, कम वर्षा, आगे लिखो, प्रतिकूल जलवायु, बैड का मतलब यहाँ पर खराब मतलब वही है, तो कृषि के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल जलवायु, आगे लिखो, अक्सर सूखे की स्थिति, आगे लिखो, मरुस्थलीयता, लिखा था, तथा उच्चावच का मतलब जिसमें नहीं, उच्चावच का मतलब आसमान नहीं होता है, उच्चावच का मतलब कोई भी स्थल स्वरूप जिसमें दो गुण, एक तो ऊंचाई का और दूसरा ढाल का, तो उसे उच्चावच हम लोग कहेंगे, रिलीफ बोलते हैं। वैसे यहाँ पर टेरेन लिखा था, क्या लिखा था, उच्चावच के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इस प्रकार के क्षेत्र होंगे। हालांकि इन सबका सल्यूशन है, उच्चावच खराब है तो 4 टाइप की कृषि करिए, अगर क्लाइमेट आपको वहाँ पर रहता है तो कई सल्यूशन है। अगला लिखा जाए, अंतिम चीज टाइम हो गया, देखो, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय,
बढ़ाने के उपाय। तो कृषि उत्पादकता बढ़ा, इसमें ज़्यादा नोट नहीं करना है। देखो कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सबसे पहला उपाय क्या होगा, स्टार्टिंग से ही आपको शुरू करना है। स्टार्टिंग का मतलब जो निवेश चरण होगा, जो इन्वेस्टमेंट का चरण होगा, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। निवेश चरण के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, जैसे सीड्स के लेवल पर आपको अनुसंधान कार्य करना है और ऐसे सीड्स को कृषि कार्य के लिए तैयार करना है जिनसे अधिक उत्पादकता हो। लेकिन अधिक उत्पादकता के साथ साथ एक चीज़ मैंने आपको देखो और बताई थी, इस पॉइंट्स को भी देखो कि भारत सरकार या किसान का जो मुख्य टारगेट है वो किस प्रकार की कृषि व्यवस्था का विकास करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो। हम लोगों को हाई प्रोडक्टिविटी करनी है, कृषि का उत्पादन बढ़ाना है। और कृषि का उत्पादन इसलिए बढ़ाना है क्योंकि लोगों की आय बढ़ानी है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा दोहन करिए कि भविष्य के लिए उसकी सारी क्षमताएं खराब हो जाएं। भविष्य में आपको पता चला कि उस भूमि से कोई उत्पादन ही प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी जो उत्पादकता किसी भी भूमि के टुकड़े से आज प्राप्त हो रही है वो भविष्य में भी उसी प्रकार से प्राप्त होते रहे। इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आपको ध्यान में रखते हुए उत्पादकता को बढ़ाना है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, कौन सी स्लाइड, ये वाली देखो यहाँ। तो आपको यहाँ पर सीड के स्तर पर अनुसंधान करना है और इस प्रकार के सीड्स का विकास करना है। जैसे आपको पता है हरित क्रांति के समय जो हाई एंडिंग सीड्स बनाए गए थे उनसे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ वो बीज ऐसे थे कि उनसे बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज की खपत भी बढ़ गई। इसलिए आपने देखा वो पंजाब वगैरह में वाटर लेवल जो बहुत नीचे चला गया, उनकी भूमि जो है धीरे धीरे बंजर होना स्टार्ट हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था, इस प्रकार के बीजों का वहाँ पर विकास किया गया था। दूसरा यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजर्स में भी, फर्टिलाइजर का जब कभी हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ सोचते हैं कि इससे भूमि को संरक्षित किस प्रकार से किया जाए। उत्पादन तो मतलब बढ़ेगा, लेकिन भूमि संरक्षण के ऊपर मतलब आज की डेट में हम लोग चर्चा करते हैं। इसीलिए यहाँ से आपने देखा होगा कि दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स की बातचीत होती है। एक तो केमिकल कंपाउंड पर बेस्ड होते हैं और दूसरे आपके कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। और हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक वाले अगर आप यूज़ करिएगा तो उससे उत्पादकता तो पहले की तुलना में बढ़ ही जाएगी, साथ ही साथ जो फसल प्राप्त होगी उसमें प्रोडक्टिविटी भी अधिक होगी। और प्रोडक्टिविटी दो मामलों में अधिक होगी, एक तो क्वांटिटेटिव तरीके से यानी वजन में ज़्यादा मिलेगा और दूसरा क्वालिटेटिव तरीके से यानी उनकी गुणवत्ता भी पहले की तुलना में अच्छी हो जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। इसी तरीके से जो ऊर्जा से संबंधित संसाधन हैं, नॉलेज के ऊपर, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनको सुधारने के ऊपर, इरिगेशन सिस्टम के ऊपर और कैपिटल। देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर एक जगह कैपिटल लिखा गया है। तो ये आपने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा होगा कि जो पूंजी होता है वो पूंजी का ही प्रतिफल होता है, यानी अगर आपको पूंजी जुटाना है तो उसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। और जब पूंजी की वैल्यू आपने पढ़ी होगी वो इंटरेस्ट होता है। अगर पूंजी को एक्वायर करिएगा तो उसके बदले में पूंजी आपको जो देनी पड़ेगी उसे हम लोग इंटरेस्ट कहेंगे, यानी पूंजी से पूंजी भी हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना होगा, कोई ऐसे थोड़ी ना कोई आपको पूंजी दे देगा। पूंजी की कीमत क्या होती है, इंटरेस्ट होता है, वो जब तक नहीं दीजिएगा तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसी तरीके से उच्च तकनीक से युक्त लेबर और लैंड के अंतर्गत आपको मतलब इसके सुधार से संबंधित या उसको प्रिपेयर से करने से संबंधित चीज़ों के ऊपर निवेश करना होगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रोसेस चरण के अंतर्गत क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा उसी तरीके से आपको वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, प्रोसीजर के अंतर्गत संसाधन प्राप्त हो जाएंगे और उनको अच्छे से नियोजित करना है। और आउटपुट जो प्रोडक्ट का प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर एक चीज़ और आई, जब हम लोगों ने कृषि से संबंधित विशेषताओं के ऊपर बातचीत की थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पूर्ववर्ती और पश्चिमी गलियाँ काफ़ी कमजोर है। ये आपको याद है, एक पॉइंट पर कहीं पर इसकी विशेषता आई थी, कहाँ पर थी, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप पढ़िए, पूर्व फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती जितनी भी कड़ियाँ हैं वो भारत में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी कमजोर है। इस पॉइंट को यहाँ पर समझिए, ये मैंने ऐसे क्यों आपको बताया था, कौन सी स्लाइड थी, ये वाले। देखो मैंने आपको बताया था कि जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, कुछ कड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका संबंध किससे होता है, इससे पहले से होता है, और कुछ कड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका संबंध फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राप्त होने के बाद से होता है। और ये कड़ियाँ जो मुख्य रूप से जुड़ती हैं ये किससे जुड़ती हैं बताइए, ये कड़ियाँ आपकी जुड़ती हैं मार्केटिंग से। किससे जुड़ेगी, मार्केटिंग से। जैसे अंतिम उत्पाद, और यहाँ पर आपको खाने वाला नहीं होता है कि वो तो मतलब थाली वाली कड़ी यहाँ पर जुड़ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, अन्न पूरा वहाँ थाली में जाकर समाप्त हो जाएगा, वहाँ पर जाकर समाप्त नहीं होगा। जो बाद की कड़ियाँ होंगी वो सभी मार्केटिंग की व्यवस्था से जुड़ जाती हैं। और